अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। वो अमावस की रात थी। आकाश पर हर सू बादल छाए थे। बारिश होने वाली थी। वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी। ऐसे में एक झोंपड़ी में जोगी रमेश आग जलाकर नाग देवता के बुत के सामने दोनों हाथ जोड़े जाप कर रहा था। आधी रात गुजर गई तो जोगी रमेश जाप मुकम्मल करके उठा और झोंपड़ी के कोने की तरफ बढ़ा, और फिर जब कोने से पलटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। संदूक नाग देवता के सामने रखा और फिर वो दो जानों बैठकर उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही हर तरफ दूधिया रोशनी फैल गई, हर चीज मुनव्वर हो गई। तो इसने संदूक से एक छोटा सांप निकाला, फिर संदूक के अंदर से एक रुक्का निकाला, फिर वो इसे बुलंद आवाज से पढ़ने लगा। हर सू खामोशी में इसकी आवाज गूंज रही थी। ये इजाजतनामा है नाग और नागन के लिए। नागों का ये जोड़ा राज खानदान की मलकियत है। ये शीश नाग है, इनके सरों पर सुनहरी ताज है। जब ये 100 साल के हो जाएंगे तो हर किस्म का रूप बदल सकेंगे, और ये जिस फर्द के पास होंगे इसका मनोअन इसका हुक्म मानेंगे, और वक्त मुकर्रा पर इस जोड़े को नाग देवता की तरफ से खुसूसी शक्तियां दान में मिलेंगी। जोगी ये पढ़कर खामोश हो गया, और फिर चंद मिनट की खामोशी के बाद कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर इसने नाग और नागन पर फूंक मारी। अचानक ही एकदम से रोशनी मजीद बढ़ गई, इतनी ज्यादा रोशनी के हर चीज चमकने लगी और जोगी की आंखें चूंधिया गईं। और फिर जब जोगी की आंखें देखने के काबिल हुईं तो उसने देखा कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत बेइंतहा हसीन 20 साल के करीब एक लड़की बैठी हुई थी। इसके सर पर सुनहरा सब्ज ताज था और इसका लिबास भी सब्ज था। इसकी आंखें बेहद सहर अंगेज, पलकें बड़ी बड़ी। इसकी आंखें भी हैरत अंगेज तौर पर सब्ज ही थीं। वो लड़की उठी और मस्ताना चाल चलती हुई जोगी रमेश के सामने खड़ी हो गई। दोनों हाथ बांधकर जोगी से गोया हुई, महाराज, मैं अब आपकी गुलाम हूं। अब मैं हर रूप बदल सकती हूं। इसकी इस बात पर जोगी का सकता टूटा। इसने हैरत से इसको मुखातब किया, तुम्हारे साथ नाग भी था, वो कहाँ चला गया? लड़की कहने लगी, महाराज, मुझे अफसोस है कि मेरा साथी 100 साल की उम्र तक पहुंच ना सका। कुछ देर कबल ही वो इस दुनिया से कूच कर गया। ये सुनकर जोगी को बहुत अफसोस हुआ। उसने संदूक में से नाग का मुर्दा जिस्म निकाल कर इसके सर से सब्ज ताज उतारा और लड़की को देते हुए कहा, इस ताज के मोती को तुम निगल लो, इससे तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। नागन ने मोती निगल लिया। इसके निगलते ही इसकी सब्ज आंखों में जैसे सब्ज रोशनी बढ़ गई, आंखें चमकने लगी। वो अपनी सुरीली आवाज में गोया हुई, महाराज, आप मेरा नाम रख लें। जोगी कहने लगा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा नाम भी रखना है। आज से तुम्हारा नाम मधु होगा। ये सुनकर मधु मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट से जैसे इस जगह बिजलियां कूद गईं। वो वाकई हर दिल पर बिजली गिराने ही लगी थी। इसकी आंखें अजीब साहिराना थी। वो बोली, महाराज, अब क्या हुक्म है? यह सुनकर जोगी गोया हुआ, फिलहाल तुम्हें इस शहर में रहना है। मैं तुम्हें जादू से मजीद शक्तियां दान करूंगा। फिर जोगी ने मधु को एक जाप सिखाया। इस जाप से मधु को ज्यादा शक्ति मिलनी थी, और फिर वक्त मुकर्रा पर मधु ने जाप शुरू कर दिया। वो हसार के अंदर बैठकर जाप करती रही। 3 रातों का जाप था। जाप मुकम्मल हुआ तो मधु पर हसार के अंदर फूलों की बारिश होने लगी। यह इस बात का वाज़िया इशारा था कि इसे शक्तियां दान हो गई हैं। फिर हसार के बाहर आकर वो जोगी रमेश की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। जोगी इसे देखकर बेहद खुश हुआ। मधु ने अदब से कहा, महाराज, मेरा जाप मुकम्मल हो गया है, अब क्या हुक्म है?
जोगी मधु से गोया हुआ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम रियासत राजगढ़ जाएंगे। मेरी बात गौर से सुनो। रियासत राजगढ़ का हुक्मरान राजा प्रताप मेरा जानी दुश्मन है। इस रियासत में जादू वगैरह पर पाबंदी है। पहले इस रियासत में मैंने अपने लिए एक मंदिर बना रखा था। मेरे शागिर्द और मैं वहां पर जाप वगैरह करते थे। राजा प्रताप ने मेरा मंदिर गिरा दिया, मेरे शागिर्दों का कत्लेआम शुरू कर दिया। अब मेरे इंतकाम का वक्त है। तुम इस रियासत में राजा प्रताप से मेरा इंतकाम लोगी और इस रियासत पर हुक्मरानी करोगी। अब तुम राजगढ़ में जाओ। ये सुनकर मधु ने कहा, महाराज मैं राजा प्रताप से यकीनन आपका इंतकाम लूंगी। फिर जोगी मधु से बोला, अब अपनी आंखें बंद कर लो और अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। तो मधु ने अपना हाथ जोगी को पकड़ा दिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दोनों ने आंखें खोली तो वो रियासत राजगढ़ के सामने पहुंच गए थे। जोगी ने कहा, मधु अब काम तुम्हारा है। ये सुनते ही मधु चल पड़ी और राजगढ़ में दाखिल हो गई। राजगढ़ के अंदर सिपाहियों ने इससे पूछगिछ की तो इसने जवाब दिया, मैं राजा प्रताप से मिलने आई हूँ। मैं यहाँ से जनूब की तरफ जो रियासतें हैं इनमें एक रियासत की राजकुमारी हूँ। सिपाहियों ने ये सुन इसके साथ 2 सिपाही रवाना कर दिए तो वो सिपाहियों के हमरा चलती हुई एक आलीशान महल के सामने आकर रुकी। दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही बादशाह को इतला देने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद सिपाही ने आकर बोला, राजकुमारी जी, राजा ने आपको तलब किया है। तो मधु आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई महल के अंदर आ गई। महल क्या था, एक तिलिस्म हो शरबा था। इस कदर खूबसूरत महल के दरो दीवार गोया नजर को चकाचौंध कर रहे थे। अतराफ में बाग भी था, पानी का चश्मा भी था। हर तरफ कनीजें और गुलाम चल फिर रहे थे। लंबी राहदारियों से गुजरकर मधु एक वसी कमरे में दाखिल हुई। वसी तख्त पर एक बहुत बावकार राजा बैठा हुआ था। मधु ने झुककर इसे प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज मैं किसी भी रियासत की राजकुमारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। ये कहकर मधु ने अपना झुका हुआ सर उठाया तो इसे देखकर राजा उसके हुस्न की ताब ना ला सका। राजा हैरत से मधु को देखे जा रहा था। राजा सोच रहा था कि इतनी हसीन लड़की भी क्या दुनिया में हो सकती है। राजा बोला, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? मधु ने एक अदा से जवाब दिया, हजूर कनीज को मधुमती कहते हैं। राजा ने यह सुनकर कहा, मधु तुम कौन हो और मुझसे मिलने क्यों आई हो? मधु ने जवाब दिया, राजा साहब मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। बाप पहले ही मर चुका था, चंद दिन पहले माँ भी मर गई। भाई जो कि अब शादीशुदा है अपनी पत्नी के कहने पर मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं आपके पास आ गई हूँ, मुझे आपके चरणों में पनाह चाहिए। ये सुनकर राजा ने कनीजों को इसे अपने साथ हरम में ले जाने को कहा। दूसरे दिन राजा ने इसे बुलाकर कहा, मधु मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मैंने अब तक विवाह नहीं किया है। यह सुनकर मधु ने जवाब दिया, हजूर मैं भी आपके फैसले पर राजी हूँ। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर इन दोनों ने शादी कर ली। राजा ने अपनी सारी रियासत में दावत आम कर दी थी। राजा ने शादी के बाद अपनी रियाया में ऐलान करवा दिया कि चूंकि इसका कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए इसके बाद इस रियासत की हुक्मरान मधु होगी। मधु ये सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि इसका काम खुद राजा ने आसान कर दिया, लिहाजा वो अब जल्द से जल्द राजा को ख़त्म कर देना चाहती थी और अपने आका जोगी रामेश का इंतकाम लेना चाहती थी। इसका जहन तेजी से सोचने लगा और दिन आहिस्ता आहिस्ता आगे ही आगे बढ़ने लगा। एक रात अपने कमरे से निकल आई और शोर मचाने लगी, सांप सांप सांप। कनीजें और गुलाम दौड़े चले आए तो मधु ने इन्हें बताया कि इसने कमरे के अंदर सांप देखा है। ये सुनते ही गुलाम कमरे के अंदर चले गए। राजा भी आ गया। थोड़ी देर बाद गुलामों ने आकर बताया कि कमरे की अच्छी तरह तलाशी ले ली गई है,
वहां पर कोई सांप नहीं है। और गुलाम वहां से चले गए और मधु अपने कमरे में आ गई। इसके 2 घंटे बाद राजा प्रताप भी कमरे में दाखिल हुआ तो इसे मधु कमरे में दिखाई ना दी। लिहाजा मधु को राजा आवाजें देने लगा। अचानक राजा के पैरों पर कोई चीज रेंगती हुई महसूस हुई। फिर राजा ने नीचे देखा तो इसकी जान फना हो गई। इसके पैरों पर एक सांप रेंग रहा था और फिर आनन फानन सांप ने फन उठाया और राजा को डस लिया और देखते ही देखते राजा जमीन पर गिर गया। इसे गिरते देखकर सांप ने जमीन पर लोट लगाई और फिर वो सांप मधु की शक्ल में आ गया। मधु राजा की तरफ देखकर मुस्कुराई और बाहर निकल गई और गुलामों को पुकारने लगी। गुलाम दौड़ते हुए आए तो मधु ने घबराई हुई आवाज में सबको बताया कि राजा को सांप ने डस लिया है। फौरन पूरे महल में शोर मच गया। तबीब बुलवाए गए और उन्होंने राजा की मौत की तस्दीक कर दी। मधु ने गुलामों को बताया कि राजा को सांप डसने के बाद बाग की तरफ निकल गया है। तो ये सुनकर सारे गुलाम बाग की तरफ चले गए और वापस आकर उन्होंने कहा वहां सांप नहीं है, शायद किसी और तरफ निकल गया होगा। मधु ने गुलामों से कहा पूरी रियासत में राजा की मौत का ऐलान कर दिया जाए और साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया जाए कि राजा के हुक्म के ऐन मुताबिक अब इस रियासत की हुक्मरान मलका मधुमती होगी। और फिर मधु के हुक्म के मुताबिक रियासत में ऐलान कर दिया गया था। महल में राजा की मौत की रसूमात शुरू हो गई थी। तमाम रियासत में 3 दिन शोक का ऐलान कर दिया गया था। 3 दिन मधु ने दूसरों को दिखाने के लिए शोक मनाया। फिर इसके बाद रियासत का निजाम संभाल लिया। इसने रियासत में जुमेरात के दिन दावत आम का ऐलान कर दिया। इस दावत में मधु ने बाकायदा खुद को मलका होने का ऐलान करना था। मधु ने दावत वाले दिन के लिए खास तैयारी की थी। इसने दर्जी को एक खास किस्म का लिबास सिलवाने के लिए कहा था। लिबास सिलकर आ गया था। मधु इसे देखकर बहुत खुश हुई। इस लिबास का रंग भी सब्ज ही था और इसे सब्ज रंग से बेहद लगाव था। इसकी आंखें भी सब्ज थी। वो दिल में सोचने लगी, रस्म ताज पोशी के बाद मैं अपने आका रमेश जोगी को यहाँ बुलवा लूंगी। मैंने इनका इंतकाम भी ले लिया है और यहाँ की हुकूमत भी हासिल कर ली है। इनका हुक्म पूरा कर दिया है। अब आगे मेरे लिए आका का क्या हुक्म होगा। दावत वाला दिन आ गया। मधु ने सब्ज पोशाक ज़ेबे तन कर लिया था। इतने में एक गुलाम ने हाजिर होकर कहा मलका रियाया आपका इंतजार कर रही है। ये सुनते ही मधु बाहर चली आई। वो एक बहुत बड़ा मैदान था जहां रियासत की अवाम अपनी मलका को देखने के लिए जमा थी। मधु सबके सामने आ गई। इसे देखकर मजमा पर सहर तारी हो गया। वो देख रहे थे कि इनकी मलका इंतहाई खूबसूरत है, जो खुशनुमा सब्ज लिबास पहने हुए, सरसब्ज ताज पहने हुए, इसकी सब्ज आंखें चमक रही थी। वो हाथ उठाकर अपनी दिल नशीन आवाज में बोली, रियासत राजगढ़ के वासियों, आज से इस रियासत की मलका मैं हूँ। इस रियासत में मेरा हुक्म चलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस रियासत को पहले से ज्यादा खुशहाल बनाऊंगी। यह सुनकर रियासत की रियाया मधु के हक में नारे लगाने लगी। दावत के बाद मधु ने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, रियासत राजगढ़ के बाहर एक जंगल है। इस जंगल के दाएं हिस्से में एक झोंपड़ी है। तुम लोग इस झोंपड़ी में जाओ, वहां पर तुम्हें महाराज जोगी रमेश मिलेंगे। इनसे कहना कि मलका मधु ने आपको अपने महल में बुलाया है। इनको बहुत एहतराम से महल में लेकर आना। सिपाहियों ने यह सुनकर कहा, जो आपका हुक्म मलका। और फिर मधु बहुत ही बेचैनी से अपने आका का इंतजार करने लगी। वो अपने कमरे में आ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोली तो इसका लिबास तब्दील हो चुका था। सब्ज की बजाय अब वो स्याह रंग के लिबास पहने हुए थी। थोड़ी देर बाद एक कनीज ने इतला दी कि सिपाही आ गए हैं, तो मधु जल्दी से बाहर आ गई। सिपाहियों का सलार मलका को देखते ही बोला, मलका आपके हुक्म के मुताबिक हम इस झोंपड़ी में गए थे। वहां पर कोई नहीं था, अलबत्ता एक संदूक वहां पर पड़ा हुआ था। इस पर लिखा था मधु के लिए। हम इसे ले आए हैं।
ये कहकर उन्होंने वो संदूक मधु के हवाले कर दिया। मधु ने हैरत से संदूक को देखा और सिपाहियों को वहां से जाने का हुक्म दिया। इसने संदूक खोला, इसमें एक खत पड़ा हुआ था। इसने खत पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, जोगी रमेश की तरफ से मधु के लिए। मधु, मुझे पता है कि तुम राजा प्रताप से मेरा इंतकाम ले चुकी होगी। जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं हूँगा। मेरा इस दुनिया में रहने का वक़्त ख़त्म हो गया है। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। अब तुम रियासत पर अपनी हुक्मरानी मजबूत करो और अपनी जादुई शक्तियाँ और बढ़ाओ। ये पढ़कर मधु की आंखों में आंसू आ गए। वो ये पढ़कर बहुत गमगीन हो गई। वो अपने आका से बहुत मोहब्बत करती थी। चंद दिन गुजरने के बाद वो अपने आका की हदायत पर अमल करने का इरादा कर चुकी थी। उसने इस महल को दोबारा से चेंजिंग करके तामीर करने का इरादा किया और फिर महल को गिराकर दोबारा से तामीर कराने का हुक्म सादर किया गया। महल की तामीर शुरू हो गई थी। मधु को बहुत ही शानदार तामीर कराना चाहती थी। 2 माह तक मुसलसल काम होता रहा। 2 माह के बाद पुराने महल की जगह एक नहायत अजीमुशान महल खड़ा था। मधु महल देखकर बहुत खुश हुई। महल इसके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक था। अब वो रियासत राजगढ़ पर हुक्मरानी करने लगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इस मामूल से उकता गई। इसने सोचा कि वो मज़ीद जादू सीखेगी और ज़्यादा शक्तियाँ हासिल करेगी ताकि कोई इसे शिकस्त ना दे सके। लेकिन इसे कोई शक्तिशाली शख्स कहाँ से मिलेगा। फिर यकदम से इसे ख्याल आया कि इसे इस महल में मौजूद काहन से पूछना चाहिए। ये सोचकर इसने बूढ़े काहन को बुलाया। थोड़ी देर बाद काहन हाजिर हो गया। मधु ने इससे पूछा, अजीम काहन, आप तो अपने पेशे में बहुत माहिर हैं। आपको तो पता होगा कि कहीं आसपास की रियासतों में कोई ऐसी शख्सियत भी है जो जादू में माहिर हो। काहन ने जवाब दिया, मलका, यहाँ से कुछ दूर वाक़या एक घना जंगल है। इस जंगल के बीच में एक मंदिर है। वहाँ पर महाराज शायाम रहते हैं। इनके पास बहुत शक्तियाँ हैं और जादू में इनका दर्जा बहुत बड़ा है। मधु ने यह सुनकर काहन को वापस भेज दिया और आगे का मंसूबा बंदी करने लगी। वो महाराज शायाम के पास जाना चाहती थी, लेकिन अपनी रियासत को नहीं छोड़ सकती थी। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो रियासत के मामलात फिलहाल रियासत के वजीर के सुपुर्द कर देगी। चंद दिन बाद इसने वजीर को बुलवाया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए रियासत से बाहर जा रही हूँ। इस दौरान रियासत के मामलात तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ। याद रखना, अगर मेरे साथ गद्दारी की तो इबरतनाक सजा पाओगे। मैं कोई आम मलका नहीं हूँ। वजीर की तरफ से इत्मीनान करके वो सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। रियासत के सारे काम निपटा कर वो रवाना हो गई। रियासत के बाहर आकर इसने आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद खोली तो वो घने जंगल में मंदिर के सामने खड़ी थी। ये एक पुराना मगर बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। इसने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। सामने एक बहुत बड़ा हाल था। हाल में बिछी चटाई पर एक शख्स बैठा हुआ था और इसकी आंखें बंद थीं। अचानक इसने आंखें खोल दी और बोला, मधु, कैसे मेरे पास आना हुआ। मधु को यकीन हो गया कि ये ज़रूर शक्तिशाली है और मुझे ज़रूर जादू सिखाएगी। वो आगे बढ़ी और महाराज के चरण छूकर इनके सामने बैठ गई और बोली, महाराज, मैं रियासत राजगढ़ की मलका हूँ और मैं आपसे जादू में मज़ीद दर्जा हासिल करने आई हूँ। महाराज ने जवाब दिया, ठीक है, अभी तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें मंत्र बता दूंगा। ये कहकर महाराज ने अपने गुलाम को आवाज़ दी और इससे कहा, मलका को अंदर कमरे में ले जाओ। इसके जाने के बाद महाराज जाप में मसरूफ़ हो गए। अचानक महाराज पर इंशकाफ हुआ कि ये मलका इंसान नहीं बल्कि नागिन है। महाराज को अरसा से ऐसी नागिन की तलाश थी जो रूप बदल सकती हो। वो सोचने लगे कि अगर मैं इस नागिन को अपना गुलाम बना लूं तो इसकी तमाम शक्तियां मेरे कब्जे में आ जाएंगी। और फिर महाराज श्याम ने मधु को अपने जाल में फांसने का इरादा कर लिया।
अगले दिन महाराज ने मधु को बुलाकर कहा, ये मंत्र तुम जंगल में जाकर हसार के अंदर बैठकर पढ़ो, इससे तुम्हें मजीद शक्ति मिल जाएगी। मधु ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो जंगल में चली गई और हसार में बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। इस दौरान महाराज श्याम भी जाप के जरिए मधु की शक्तियां लेने और इसे गुलाम बनाने की कोशिश में लग गए। उन्होंने जाप मुकम्मल कर लिया था। अब वो अपनी शक्ति से मधु को बुलाने का हुक्म दे रहे थे। इधर मधु को मंत्र पढ़ते हुए दूसरा दिन था कि अचानक इसे लगा कि कोई इसे बुला रहा है, और वो ना चाहते हुए भी उठ खड़ी हुई और हसार से बाहर आ गई। वो हैरान थी कि ये इसे क्या हो गया है। इसके कदम ना चाहते हुए भी आगे बढ़ रहे थे। वो मंदिर के सामने आकर रुक गई और सोचने लगी कि मैं इधर क्यों आ गई हूँ, ये सब क्या है। फिर वो अंदर दाखिल हो गई। अंदर महाराज बैठे थे। वो इसे देखकर मुस्कुराए तो मधु को सब कुछ समझ में आने लगा। वो गुस्से से धाड़ी, ये सब क्या है महाराज, और साथ ही इसने हाथ को झटका दिया, मगर कुछ ना हुआ। वो हैरत से अपने हाथ को देखने लगी। महाराज बोले, इससे कोई फायदा नहीं होगा मधु, अब तुम मेरी गुलाम हो और तुम्हारी सारी शक्तियां मैं ले चुका हूं। मधु ने यह सुनकर कहा, महाराज तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमसे इंतकाम लेकर रहूंगी। तुम नागन के इंतकाम को नहीं जानते। बस महाराज ने हाथ उठाकर कहा, अब तुम यहीं रहोगी और तुम इस मंदिर से बाहर नहीं जा सकती, अब तुम जाओ। तो मधु बेबसी से अंदर चली गई। इसे महाराज की धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि वो जरूर महाराज से इंतकाम लेगी। इसने महाराज पर भरोसा करके गलती की। अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं, अब मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी और सोच रही थी कि अगर मेरे पास महाराज जोगी रमेश होते तो वो जरूर मेरी मदद करते। महाराज रमेश के ख्याल से अचानक इसे अपना नाग याद आ गया। वो नाग को याद करके अफसुर्दा हो गई। एकदम से इसे ख्याल आया कि इसे महाराज रमेश ने इसके नाग के ताज में लगे मोती को निगलने के लिए कहा था। ये ख्याल आते ही वो जैसे खुशी से झूम उठी। महाराज श्याम ने तो इससे इसकी शक्तियां छीनी थी। इनमें नाग की शक्ति शामिल नहीं थी, क्योंकि वो इसकी अपनी शक्ति नहीं थी। इस ताज की शक्ति इसकी आंखों में आ गई थी। ये ख्याल आते ही इसकी आंखें चमकने लगीं। अगर वो इसके पास मौजूद थी तो इसका मतलब था कि इसके पास एक शक्ति है। ये जानने के लिए कि इसके पास आंखों की शक्ति है, वो उठी और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और इसने अपनी घनी पलकें उठाईं। इसने आंखों से इशारा किया तो दरवाज़ा खुल गया। फिर इसने लालटेन की तरफ इशारा किया तो वो जल उठा। दीवार से बाहर देखा तो उसे साफ बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। वो खुशी से झूम उठी, लेकिन इसने फिलहाल बदला लेने का इरादा नहीं किया, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक शक्ति थी और महाराज के पास लातादाद शक्तियां थीं। इसे किसी खास मौका का इंतजार करना था। कुछ दिनों बाद महाराज ने मधु को बुलाया और कहा, मैं जाप कर रहा हूँ, अब मैं जादू में मजीद दर्जा हासिल कर लूँगा, तुम यहीं पर रहना। ये कहकर वो जंगल में चले गए। मधु ये सुनकर मुस्कुराई और इसकी मुस्कुराहट में वाज़ेह तौर पर इंतकाम की झलक थी। मधु अपनी शक्ति से महाराज के गिर्द खींचे हुए हसार को ख़त्म कर सकती थी और वो वही करने जा रही थी। जैसे ही रात हुई, मधु जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल में पहुंचकर इसने देखा कि महाराज हसार के अंदर बैठकर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे। मधु ने अपनी नशीली आंखों से इशारा किया तो पल भर में हसार गायब था। महाराज बस दस्तूर मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक एक अजीबुल खिलकत मखलूक ने महाराज पर हमला कर दिया और वो हैरत से देखते रह गए। हसार को देखा तो नदारत ये कैसे हुआ। अचानक महाराज के जिस्म में आग भड़क उठी और वो जलकर खाक हो गए। अब मधु को महाराज की तमाम शक्तियां मिल गई थी। इसकी ताकत बढ़ गई थी। मधु का जाप अधूरा रह गया था, इसने वो 7 दिनों में मुकम्मल कर लिया।
अब इसे मजीद शक्तियों की जरूरत नहीं थी। अब कोई भी इसे शिकस्त नहीं दे सकता था। मधु को महल से आए हुए 1 माह गुजर गया था। अब उसने वापस रियासत राजगढ़ में जाने का सोचा। थोड़ी ही देर में वो रियासत के अंदर थी। वो महल में चली गई। सब इसे देखकर खुश हो गए। मधु ने वजीर को बुलवाकर इससे हालात पूछे और मुतमिन होने के बाद इनको आराम का कहकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ चली गई। शाही महल का काहन कुछ परेशान सा था। मधु ने जब इससे किसी शक्तिशाली शख्सियत के बारे में पूछा था तो वो हैरान सा हो गया था। बाद में जब मलका रियासत का इंतजाम वजीर के सुपुर्द करके चली गई तो वो कुछ खटक सा गया था। इसने अपने इल्म से मालूम कर लिया कि नई मलका मधु दरअसल एक नागन है जो जादू हासिल करने के लिए गई है और राजा को भी इसने मारा है। इस इंकशाफ ने इसे हिला कर रख दिया। इसके दिल में खौफ की एक लहर ने जन्म लिया। काहन ने यह देखने के लिए कि वाकई मलका एक नागन है, इसके कमरा खास में एक कदे आदम आईना लगवा दिया और जबकि मलका आई तो काहन मलका के कमरे की छत पर से जाली के अंदर से देखने लगा। इसे अपने इल्म से पता चला कि कोई भी नागन या नाग कोई भी रूप धार ले, आईने में वो नाग या नागन के रूप में ही नजर आएगा। वो दम साधे अगले इंकशाफ का मुंतजिर था। इधर मधु ने अपनी आंखों को तिरछा करके ख्वाबगाह में निगाह दौड़ाई तो इसकी नजरें कमरे की दीवार में निसब आईने पर ठहर गईं। आईना देखकर वो इसके सामने जा खड़ी हुई। आईने में मधु की बजाय एक बड़ी सी नागन खड़ी थी। मधु ने अपने हाथ का इशारा किया तो एकदम से आईना टूटकर किरची किरची हो गया। वो सोचने लगी कि यह आईना यहाँ कौन लाया होगा। इसे अपनी ताकतों से मालूम हो गया कि ये आईना काहन ने निसब करवाया है और इसे इसका पता चल चुका है कि वो एक नागन है और वो इस वक्त छत पर मौजूद है। वो सोच रही थी कि फिलहाल इसे दफा करूं क्योंकि वो या कोई और भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसने हाथ का इशारा करके हाथ को ऊपर किया तो छत पर मौजूद दरज बंद हो गई और वो सोने के लिए मिसहरी पर लेट गई। काहन छत पर से ये मनाजर देख रहा था। जब छत की दर्ज बंद हो गई तो वो बहुत परेशान हो गया कि मलका को इसकी मौजूदगी का पता चल चुका है। अब इसे जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। वो तमाम रात अपने कामों में मसरूफ रहा और इसने एक पर्चा लिखकर अपने खास मुलाजम को दिया और उसे कुछ हदायत की। मधु को यहाँ पर आए 1 महीना गुजर गया था। इसके लिए अब लाजमी था कि वो नाग देवता के हजूर कुर्बानी पेश करे। रात को इसने अपने महल के 2 पहरेदारों को बुलाया और इन दोनों के हाथ जादू से बांध दिए थे। मधु ने दोनों को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर दोनों की तरफ इशारा किया तो इनकी शह रगों पर जैसे तलवार फेर दी गई। वो तड़पने लगे और मधु मंत्र पढ़ने लगी। सुबह सारे महल में शोर मच गया कि किसी ने 2 पहरेदारों को कत्ल कर दिया है। काहन को भी पता चल गया था और वो समझ गया था कि ये किसने किया था। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने मधु को खत्म करने का इरादा कर लिया। मधु सोई हुई थी कि कमरे में यकायक शोर सा बुलंद होने लगा। वो जागकर हैरानी से इधर उधर देखने लगी। अचानक से एक तलवार नमूदार हुई और मधु की तरफ लपकी तो मधु ने हाथ को झटका दिया तो वो टूटकर नीचे गिर गई। अचानक छत में एक बड़ा सुराख हो गया और जहां पर मधु बैठी हुई थी वहां एक भारी पत्थर आ गिरा तो मधु उछलकर अपनी जगह से हटी और जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई इस पर एक देव हैकल शेर ने हमला कर दिया। इसने फौरन हाथ झटका तो शेर पल भर में गायब हो गया। वो परेशान हो गई कि ये सब कौन कर रहा है। इसने अपनी ताकतों से मालूम किया तो इसे पता चला कि ये सब काहन इसे खत्म करने के लिए कर रहा है। इसने काहन के पास जाने का सोचा और आंखें बंद कर ली। काहन अपने कमरे में बैठा जाप कर रहा था कि मधु ये देखकर बहुत गजबनाक हो गई। इसने गरजते हुए काहन को कहा, ये मजाल के तू मेरे खिलाफ अमल कर रहा है।
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बरसों मैंने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। काहन ने नफरत से मधु की तरफ देखते हुए कहा, मक्कार नागन, मैं तेरी असलियत जान चुका हूं। राजा को भी तूने डस कर हलाक कर दिया था, और अब तू हम पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मधु ये सुनकर तैश में आते हुए बोली, सुन ले काहन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सामने तेरी हैसियत ही क्या है। काहन ने अपनी उंगलियां इसकी तरफ की तो इसकी उंगलियों से नीले रंग की शुआएं निकली, जो मधु के इर्द गिर्द छा गई। मधु ने आंखों से इन शुआओं को घूरा तो वो यकलख्त बुझ कर रह गई। ये देखकर काहन कोई और मंत्र पढ़ने लगा तो मधु के चारों तरफ आग फैल गई। अगले ही लम्हे मधु आग से निकल आई और काहन को कोई मौका दिए बगैर इसकी तरफ इशारा किया तो काहन एक अनदेखी रस्सियों के बंधन में बंध गया। इसने अपने आप को इन रस्सियों से आजाद कराने की बहुत कोशिश की और बहुत से मंत्र पढ़े, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। मधु ने गसीले लहजे में कहा, बस काहन, बहुत हो चुका। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तुझे मजा आ जाएगा। वो काहन को मकान से बाहर ले गई। बाहर एक विकान सा इमरान था। मधु काहन से बोली, अब बोल, तू कैसी मौत मरना चाहता है? वैसे तेरी मौत ऐसी भयानक होगी कि कोई भी फिर मेरे खिलाफ कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा। काहन ने यह सुनकर नफरत से मधु को देखते हुए कहा, मक्कार और धोखेबाज नागन, तू जिस तरह चाहे मुझे वैसी मौत दे, लेकिन तू भी बच नहीं सकती। मैंने अपने मुलाजम को खत देकर रियासत मेहरमा में जनाब पीर अली शाह के पास भेजा है। वो मुसलमान हैं और उनके पास बहुत ताकतें हैं। फिक्र मत कर, तेरा अंजाम पीर साहब के मुबारक हाथों से होगा। तू भी बच नहीं सकेगी। नागन जो भी रूप धार ले, रहेगी तो नागन ही, और सबसे मक्कार और धोखेबाज, और ये फितरत जात नागन की तो होती है। यह सुनकर मधु गुस्से से अंगारा बन गई और कहने लगी, बूढ़े काहन, तेरे पीर को मैं देख लूंगी कि वो है क्या, लेकिन तूने मेरी जात की तौहीन की है। अब देखना मैं तुझे कैसी मौत देती हूँ। मधु ने वहां मौजूद तमाम सांपों और नागों को हुक्म दिया कि नागन देवी ने हुक्म दिया है कि यहाँ पर आ जाओ। तो अचानक वीराने में हलचल शुरू हो गई। सरसराहटें और फुंकारें उभरने लगी और बेशुमार सांप और नाग वगैरह जाने कहां से आने लगे। चंद ही घड़ी में वहां सैकड़ों की तादाद में सांप जमा हो गए। सब सांपों ने मधु के गिर्द घेरा डाल दिया और इसके कदमों में अपना सर झुका दिया। मधु ने इन सब को हुक्म दिया, इस काहन ने हमारी जात की तौहीन की है। सब इस पर टूट पड़ो और इसे तड़पा तड़पा कर इसका खात्मा कर दो। हुक्म सुनते ही तमाम सांप काहन के गिर्द जमा होने लगे। काहन ये सब देखकर खौफजदा हो गया। अब काहन के इर्द गिर्द सांप ही सांप थे। खौफ से काहन का चेहरा जर्द पड़ गया था। सांप इस पर टूट पड़े। वो लम्हे में कटे हुए शहतीर की तरह गिर गया। इसका काम तमाम हो गया तो मधु ने सांपों को पलटकर वापस जाने का हुक्म कर दिया। काहन की लाश नीली हो चुकी थी और इस हद तक कि वो नीली की बजाय स्याह दिखाई दे रही थी। मधु ने मुस्कुराकर लाश को देखा और वापस चली गई। काहन का मुलाजम खास रियासत राजगढ़ से रवाना होकर एक रात में रियासत मेहरमा में पीर शाह के पास पहुंच गया। इसने पीर शाह को काहन का खत दे दिया। पीर साहब ने खत पढ़कर मुराकबा किया तो उन्होंने मुलाजम को कहा, मुझे पता चल गया है कि वो नागन बहुत खतरनाक और जादू में माहिर है और उसने तुम्हारे आका को हलाक कर दिया है। यह सुनकर मुलाजम के चेहरे पर गम और गुस्सा दिखाई देने लगा और वो पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब, आप मेरे साथ जल्दी चलें और इस नागन को खत्म कर दें जिसने मेरे आका को मारा है। पीर साहब ने इसे कहा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा और रियासत राजगढ़ को इस नागन के शर से बचाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कल हम रवाना हो जाएंगे। मैं आज रात मुराकबा करके इस नागन की कमजोरी तलाश करूंगा। मधु सोच रही थी कि काहन ने जिस पीर का जिक्र किया था वो कौन है
और जब मधु ने अपनी शक्तियों से मालूम किया तो पता चला कि पीर अली शाह इसे ख़त्म करने के लिए कल रवाना होंगे, और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि इनके पास ज़बरदस्त रूहानी ताकतें हैं और वो इसे मारने में कामयाब भी हो सकते हैं। ये मालूम करके वो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं इस पीर को यहाँ आने ही ना दूंगी। पीर अली शाह ने रात में मुराकबा किया तो इन्हें मधु के बारे में सब कुछ पता चल गया, और ये भी कि जोगी महाराज ने मधु से इसकी सारी ताकतें ले ली थी, लेकिन इसकी आंखों की ताकत इसके पास थी। पीर साहब ने मुलाजम से कहा, मुझे पता चल गया है, इसकी ताकत आंखों में है। नागन का असल नाम तुम्हें मालूम है? मुलाजम ने जवाब दिया, जी पीर साहब, इसका नाम मधु है। बहुत खूब। पीर साहब ने कहा, चलो तैयारी करो, हम रवाना हो रहे हैं। इधर मधु को पता चला कि पीर अली शाह यहाँ आने के लिए रवाना हो चुके हैं, तो इसने फौरन अपनी खुफिया शक्तियों को हुक्म दिया कि पीर को आने से रोका जाए और इनको किसी सूरत भी यहाँ आने ना दिया जाए। पीर अली शाह और मुलाजम रवाना हो गए थे। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक जंगल था। वो दोनों जंगल से गुजरने लगे कि अचानक दो शेर सामने आ गए, जिन्हें देखकर मुलाजम खौफ ज़दा हो गया। पीर साहब ने इसे तसल्ली दे के, घबराने की कोई बात नहीं, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। और पीर साहब आगे ही आगे कदम बढ़ाने लगे, मगर शेर इन्हें रास्ता नहीं दे रहे थे। ये देखकर पीर साहब ने शयाम से कहा, नागन हमें आसानी से आने नहीं देगी, चलो तुम मेरा हाथ पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो रियासत राजगढ़ में थे। इधर मधु को पीर साहब के आने का पता चल चुका था। इसने अब सामने आकर लड़ाई करने का फैसला कर लिया। पीर साहब ने एक वीरान जगह का इंतखाब किया और वहां पहुंचकर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि वहां पर मधु पहुंच गई। पीर साहब ने इसे देखकर अमल बंद कर दिया और मधु की तरफ देखते हुए कहा, ओए मगरूर जालिम, अब तेरा खेल ख़त्म हो चुका है। मधु इंतहाई गुस्से के आलम में पीर साहब से बोली, खेल तो तुम्हारा ख़त्म हो गया बुड्ढे, बेहतर यही है कि भाग जाओ, वरना बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पीर साहब ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर गोया हुए, नादान नागन, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ कि यहाँ से चली जा और इस रियासत का पीछा छोड़ दे। फिर मधु ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, रियासत को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसका मुझे मेरे आका ने हुक्म दिया था, और तू क्या मुझे आखिरी मौका देगा? मैं खुद तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ बुड्ढे, वरना मेरे हाथों तू बचेगा नहीं। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, देखते हैं कि अब कौन बचेगा और किसका खेल ख़त्म होगा। मधु ने गज़बनाक तरीके से अपनी आंखें पीर साहब पर मजबूर कर दी और पीर साहब को घूरा और गायब हो गई। शयाम ये देखकर खौफ ज़दा हो गया और पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब, मुझे तो इस नागन से बहुत डर लग रहा है, जाने अब वो क्या करेगी। पीर साहब ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब जल्दी ही इसका फैसला भी हो जाएगा। मधु महल में अपने कमरा खास में बैठी हुई थी। इसे पीर साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसने अपनी शक्तिशाली ताकतों को बुलाया और उनसे पीर साहब के बारे में पूछा, तो पता चला कि पीर साहब ने अब महल का रुख कर लिया है और इनका इरादा तमाम रियासत राजगढ़ के बासियों को तुम्हारी असलियत बताने का है। रियासत राजगढ़ के लोग इन्हें जानते हैं और इनकी बहुत इज्जत करते हैं। यह सुनकर मधु गजबनाक होकर उठी और कहने लगी, मुझे वहां जाकर हल हाल में इस बूढ़े को रोकना होगा, अब वो मेरे अजाब से नहीं बच सकेगा। इधर पीर साहब राजगढ़ के लोगों को मधु यानी इस नागन की असलियत बताने के लिए आ रहे थे। शयाम ने मशवरा दिया था कि पहले रियासत के लोगों को आगाह करना बेहतर होगा, फिर जब हम रियासत के लोगों की हमायत हासिल हो जाएगी तो फिर नागन से निपटना आसान होगा। अचानक ज़मीन लरजने लगी और आसमान पर बादल गरजने लगे, दरख्त तेज हवा से डोलने लगे और हवाएं तेज होने लगी। माहौल हैबतनाक हो गया था। मधु इन दोनों के सामने थी।
इसने सब्ज लिबास पहना हुआ था। पीर साहब इसे देखकर गरजते हुए बोले, नागन बंद कर ये शोभदाबाजियां, मैं इन ओछे हथकंडों से डरने वाला नहीं। यकायक माहौल साकत हो गया, हवाएं थम गईं, दरख्त साकत हो गए। मधु ने गजबनाक निगाहों से पीर साहब को घूरा और पीर साहब की तरफ हाथ से इशारा किया। इसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और सीधी पीर साहब की तरफ लपकी। रोशनी पीर साहब से टकराई, लेकिन कुछ ना हुआ। अब इसने कुछ और पढ़कर फूंका तो आसमान से पत्थर बरसने लगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो फिर नीचे आते ही फूल बनकर बरसने लगे। ये देखकर मधु हैरान रह गई। जल्द ही वो हसार से बाहर आ गई। इसने एक बार फिर आंखों से इशारा किया तो एक भारी बरगद का दरख्त पीर साहब पर गिरने वाला था कि अचानक दरख्त सिमट कर एक टहनी में तब्दील हो गया और ये द्वार भी नाकाम हो गया। अब पीर साहब ने आगे बढ़कर हाथ से इशारा किया और कुछ पढ़कर फूंका तो स्याह सलाखों वाला पिंजरा मधु को चारों तरफ से घेर चुका था। मधु ने बहुत कोशिश की, मगर वो पिंजरे से निकल नहीं सकी। आखिर इसने पीर साहब से कहा, मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, आपसे मैं हार गई हूँ, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे एक मौका और दें। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। पीर साहब ने इसे देखकर कहा, ठीक है, मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ, लेकिन ये ना समझना कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। तूने कई अफराद की जान ली है, तेरे पास आखिरी मौका है। इतना कहकर पीर साहब ने हाथ का इशारा किया तो मधु के गिर्द से सलाखें ख़त्म हो गई और वो गायब हो गई। फिर मधु महल में पहुंची और महल में कायम करदा मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। सिपाहियों को मलका के आने की इतला मिल गई थी। वो सब तैयार खड़े थे। मुहावजों में खलबली मची हुई थी। मधु पहली बार मंदिर में मौजूद थी। मंदिर में पहुंचकर इसने सारे मुहावजों को बाहर निकाल दिया और अब वो अकेली थी। मधु मंदिर में निसब नाग देवता के मुजस्समे के आगे खड़ी हो गई और मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते पढ़ते बहुत देर गुजर गई। फिर अचानक नाग देवता की आंखें रोशन हो गई, जैसे इनमें आग के अलाव रोशन थे। मधु ने अदब से सर झुकाकर कहा, अजीम नाग देवता, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ये सुनकर नाग देवता ने कहा, मधु, तू इस अमल से बिल्कुल नहीं जीत सकती। तेरा जादू इसके सामने बेकार है। तू चाहे जादू के सारे दर्जे हासिल कर ले, फिर भी इसके सामने इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमान है। इसके पास नूरी इल्म है। भला नूरी इल्म के आगे नारी इल्म कहाँ ठहर सकता है। तुझे अब अकल से काम लेना चाहिए। अगर तू रूप बदल कर इस पर हमला करे तो तू कामयाब हो सकती है। इसके लिए जादू की जरूरत नहीं हो गई। सांप का रूप धार कर तू आसानी से जहर के जरिए इसे मौत के हवाले कर सकती है, क्योंकि वो अपनी मौत से बच नहीं सकता। मधु ये सुनकर बहुत खुश हुई। अब वक्त आ चुका था इंतकाम का। मधु एक बार फिर पीर साहब के सामने थी। इसकी बार ने हैरत अंगेज तौर पर नीला लिबास पहना हुआ था। इसने मुस्कुराकर पीर साहब से कहा, तैयार हो जाओ, आज या तो मेरा खात्मा होगा या फिर तुम्हारा। ये कहकर वो गायब हो गई और एक छोटा सा मगर इंतहाई जहरीला सांप खाकी रंग का बन गई। इसने जमीन की मट्टी से अपना रंग मिला लिया था। वो एहतियात से आगे बढ़ रही थी। एक जगह रुककर इसने छलांग लगाई और जिस्त भर कर पीर साहब के कंधे पर पहुंच गई तो फौरन से उसे भी पेशतर वो फन उठाकर पीर साहब को डंसना चाहती थी, मगर पीर साहब ने इसे देख लिया था और शयाम की तलवार इसकी तरफ लपकी थी। वो फौरन एक परिंदा बन गई और उड़ने लगी। पीर साहब ने इसे देखकर इशारा किया तो वो बेख्तियार इनके हाथ में आ गई। इसने फौरन किसी बड़े उकाब का रूप इख्तियार किया और पीर साहब की आंखें नोचना चाहीं, मगर पीर साहब ने इसे दबोच लिया और कुछ पढ़कर इस पर फूंक मारी तो वो पहले एक नागन बनी, फिर इसे आग लग गई और चंद लम्हों बाद इसकी राख पड़ी थी। पीर साहब ने शयाम से कहा कि मधु नागन का खात्मा हो चुका है। इस तरह से एक शर और अफसाद का खात्मा हो चुका था। पीर साहब रियासत राजगढ़ को इस आफत से बचा चुके थे।
اور ریاست راجگڑھ پر خیر کا سورج طلوع ہو گیا تھا۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔